नमस्कार दोस्तों, हिंदी साहित्य लाभ चैनल में आप सभी का हार्दिक अभिनंदन है। जैसे कि हम सभी को पता है, इस चैनल के माध्यम से हम यूजीसी नेट, जेआरएफ, टीजीटी, पीजीटी जैसे विभिन्न परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए अध्ययन कर रहे हैं और उसी को आगे बढ़ाते हुए आज हम अध्ययन करने वाले हैं सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अज्ञे की प्रमुख रचना अरे ययावर रहेगा याद। अरे ययावर रहेगा याद, यह उनकी एक ऐसी संस्मरण है जो कि उन्होंने अपने जो जीवन में की उस चीज़ को इसमें दिखाया गया है। साथ ही यह दिखाने का प्रयास किया है कि यात्रा करने से क्या फ़ायदा होता है। न केवल हम उस वातावरण को देखने के लिए जाते हैं, बल्कि वहाँ की जो सामाजिक साहित्यिक जो लोग रहते हैं उनकी क्या धर्म रहता है, क्या प्रवृत्ति रहती है, उसकी क्या भाषा रहती है, इस चीज़ को हम सभी को यात्रा करने से ज्ञान मिलता है। तो यहाँ पर अज्ञे जी अपनी रचनाओं के माध्यम से दिखाने का प्रयास किया है। इसका जो प्रकाशन होता है 1953 में होता है। अरे ययावर रहेगा याद का प्रकाशन कब होता है? 1953 ईस्वी में। और समय को ध्यान में रखते हुए मूल सारांश पर ही ज़्यादा फोकस करेंगे क्योंकि हम सभी के पास समय का काफ़ी अभाव है। अज्ञे का जन्म 1911 में होता है। कब होता है? 1911 ईस्वी में। ये इसका पूरा नाम भी पूछा जाता है कभी कभी कि सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन का पूरा नाम क्या है, तो यही इनका पूरा का पूरा नाम है। और इनका जन्म होता है 1911 ईस्वी में। कब होता है? 1911 ईस्वी में। बचपन में परिवार लोग इसे सच्चा कहकर पुकारते थे। किस नाम से? सच्चा नाम से पुकारते थे। और ये भी इम्पोर्टेंट है कि अज्ञे उपनाम जैनेन्द्र द्वारा सुझाया गया है। किसके द्वारा? जैनेन्द्र द्वारा। प्रेमचंद के द्वारा भी इसका नाम दिया गया है ना। और ये वत्स्यायन वत्स गोत्र के कारण ये कहलाए। इनका जो ये वत्स्यायन कहलाया, उनके गोत्र के कारण इसका नाम पड़ा गया है। साथ ही यहाँ पर इसको कुट्टीचाटन उपनाम से भी जाना जाता है, जिन्होंने सबरंग नामक निबंध लिखा। कुट्टीचाटन उपनाम से कौन सा निबंध लिखा था? तो सबरंग नामक निबंध इन्होंने लिखा था। अब डायरेक्ट हम इनकी रचनाओं पर आते हैं जो कि काफ़ी इम्पोर्टेंट है। उपन्यास शेखर एक जीवनी, प्रथम भाग 1941 जो हम लोग के सिलेबस में लगा हुआ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। द्वितीय भाग 1944 ईस्वी में। नदी के द्वीप 1951 ईस्वी में। अपने अपने अजनबर 1961 ईस्वी में। कहानी संग्रह मोस्ट इंपॉर्टेंट विपदगा 1937। पहला क्या है? विपदगा 1937। परंपरा 1944। परंपरा 1944। कोठरी की बात 1945। कोठरी की बात 1945। शरणार्थी 1948 ईस्वी में। जयदोल 1951 ईस्वी में। अमरवलरी 1954 ईस्वी में। ये तेरे प्रतिरूप 1961 ईस्वी में। आठवां है जिज्ञासा और अन्य कहानियाँ 1965 ईस्वी में। अज्ञे की संपूर्ण कहानियाँ खंड 1 और खंड 2 1945 ईस्वी में प्रकाशित होती है। यहाँ से दोस्तों क्रम में लगाने के लिए पूछा जाता है या फिर मिलान के लिए भी पूछा जाता है। काव्य संग्रह में अगर इनका देखा जाए तो भग्नदूत 1933 ईस्वी में। चिंता 1942 ईस्वी में। तितलियम 1946 ईस्वी में। हरिघास क्षणभर 1949 ईस्वी में। बावरा एरी 1954 ईस्वी में। इंद्रधनुष रौंदे हुए 1957 ईस्वी में। हरि हो करुणा प्रभामय 1959 ईस्वी में। आंगन के पार द्वार 1961 ईस्वी में। पूर्वा 1965 ईस्वी में। सुनहले सेवाल 1965 ईस्वी में। कितनी नावों में कितनी बार 1967 ईस्वी में। क्योंकि मैं उसे जानता हूँ 69 में। और सागर मुद्रा 1970 ईस्वी में। काफ़ी इम्पोर्टेंट है इसकी रचना और साथ ही साथ इसका प्रकाशन। आगे है इसका मैं सन्नाटा बुनता हूँ, काफ़ी इंपॉर्टेंट है 1973 ईस्वी में। कितने में? सन्नाटा बुनता हूँ कितने में? 1973 ईस्वी में। महावृक्ष के नीचे 1977 ईस्वी में। नदी की बांक छाया 1981 में। कब? 81 में। नदी की बांक छाया 1981 ईस्वी में। ऐसा कोई घर आपने देखा है? 1986 ईस्वी में। कब? ऐसा घर आपने देखा है? 1986 ईस्वी में। प्रिजन डैज एंड अदर पोइम्स अंग्रेजी में 1946 ईस्वी में। सजना के क्षण 1979 ईस्वी में, जो इनकी प्रमुख काव्य संग्रह है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। यात्रा साहित्य के रूप में अगर इनका देखा जाए तो अरे ययावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में। अरे ययावर रहेगा याद 1953 ईस्वी में, जो कि हम लोग को पढ़ना है। दूसरा है एक बूंद सहसा उछली। एक बूंद सहसा उछली 1960 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। संस्मरण में स्मृति लेखा 1982 ईस्वी में। नाटक में एकमात्र आदमी का आता है उत्तर प्रियदर्शी 1967 ईस्वी में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है उत्तर प्रियदर्शी। इनकी रचना नाटक शैली में लिखी गई है 1967 ईस्वी में, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब हम इनके आते हैं कुछ पत्रिका जो
इन्होंने प्रकाशन की थी। सैनिक 1936 में, विशाल भारत 1937 में, प्रतीक 1947 में, दिनमान 1965, विब्री एवरीमैन्स 1972 में, नई प्रतीक 1973 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है। निबंध संग्रह में अगर इनका देखा जाए तो त्रिशंकु 1945 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट, आत्मनेपद 1960 ईस्वी में, लिखी कागज कोरे 1972 में, जाग लिखी 1977 में, सबरंग कुछ राग 1956 में, अलबाल 1971 में, अध्ययन 1977 में, स्रोत और सेतु 1938 में काफ़ी इंपॉर्टेंट है इनकी निबंध संग्रह एग्जाम की दृष्टि से। आगे दिया है और इनका निबंध है, कहता है युग संधियों पर 1982 में, युग संधियों पर 1982 ईस्वी में, धार और किनारे 1982 ईस्वी में, कहाँ है द्वारिका 1982 ईस्वी में, केंद्र और परिधि 1984 ईस्वी में, छाया और जंगल 1984 ईस्वी में काफ़ी इंपॉर्टेंट है, सृजना और संदर्भ ये भी क्वेश्चन पूछा गया है 1985 ईस्वी में, स्मृति छंदा 1989 ईस्वी में, संसवर 1978 ईस्वी में, अभवंती 1972 ईस्वी में, जो कि काफ़ी इंपॉर्टेंट है। अब डायरेक्ट हम इनकी रचना में आते हैं जो कि हमारी सिलेबस में लगी हुई है। कहता है कि अरे यायावर रहेगा याद, अरे यायावर रहेगा याद, सच्चिदानंद हीरानंद वत्स्यायन अगे की रचना यात्रा वृत्तांत या यात्रा संस्मरण अरे यायावर रहेगा याद का प्रथम प्रकाशन 1953 में होता है। अगे की एक और यात्रा संस्मरण एक बूंद सासा उछली भी है जिसका प्रकाशन 1960 में हमने देखा था, और इसके अतिरिक्त जन जानकी 1984 में भी एक यात्रा संस्मरण का संपादन भी किया। क्या है? जन जानकी 1984 ईस्वी में। अगे जी अपनी यात्रा वृत्तांतों के माध्यम से भारतीय संस्कृति के मिथकों, पौराणिक कथाओं आदि को वर्णित करते हैं जो सैकड़ों वर्षों से हमारी वाचिक और साहित्यिक परंपरा से में किसी न किसी रूप में विद्यमान रहे हैं। जैसे कि हमने पिछले भी इस विषय में चर्चा की थी कि इस यात्रा वृत्तांत के माध्यम से उन्होंने भारतीय संस्कृति की मिथक या फिर जो वास्तविकता रहती है उस चीज़ को दिखाने का प्रयास किया है। साथ ही सैकड़ों वर्षों से जो भी चलती आ रही है परंपरा उस चीज़ को दिखाने का प्रयास करते हैं। अरे यायावर रहेगा याद यात्रा वृत्तांत को अगे ने 8 उपशीर्षकों में बांटा है। कितने? 8। पहला है परशुराम से तुर्कम, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, यहाँ से मिलाने के लिए आता है। परशुराम से तुर्कम पहला, जो कि टायर की कहानी रहती है। दूसरा रहता है किरणों की खोज। तीसरा रहता है देवताओं के अंचल में। चौथा कहता है मौत की घाटी में। पाँचवां एलुरा। छठा मांझुली और सातवां बहता पानी निर्मला और आठवां सागर समित मेघ मेघलित कन्याकुमारी से इसका वर्णन रहता है। अरे यायावर रहेगा याद की शुरुआत करने से पूर्व इसी नाम से काव्य पंक्तियों को लेखक ने मंगलाचरण के रूप में रखा है। काफ़ी इंपॉर्टेंट है, क्वेश्चन पूछा जा सकता है कि किसके रूप में रखा है, तो मंगलाचरण के रूप में रखा है। कहते हैं इसमें पार्श्वगिरी का नम्र चीणों में डगर चढ़ती उमंगों सी, भली ही बरस दीन अनगिनन युगों के बाद, क्षितिज ने पलक सी खोली तम कर की दामनी बोली, अरे यायावर रहेगा याद। ये उनकी मंगल कामना से यहाँ से ये यात्रा वृत्तांत शुरुआत करते हैं। यात्रा वृत्तांत की शुरुआत में चक्र की महत्ता को बताते हुए अगे ने लिखा है कि कहते हैं कि सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति चक्र है। सर्वोत्तम आकृति क्या है? चक्र है, क्योंकि उसका आदि अंत कुछ नहीं है। मैंने देश में भिन्न भिन्न सैकड़ों चौड़ी की सृष्टि की सर्वोत्तम आकृति क्या है? चक्र है। सृष्टि का सर्वोत्तम आकृति क्या होता है? चक्र होता है, क्योंकि उसका आदि अंत कुछ नहीं है। मैंने देश की भिन्न भिन्न सकनी चौड़ी कच्ची पक्की उबड़ खाबड़ सड़कों पर लुढ़कते पुढ़कते अनेकों बार सोचा है कि चक्र आकृति में मैं सौंदर्य के लिए बहुत अधिक नंबर चाहे ना भी पाऊँ, अपनी आदि अंतहीन गति क्षमता का दावा तो नहीं कर ही सकता हूँ, और यह भी कह सकता हूँ कि स्वयं सुंदर ना होकर भी संसार के अखिल सौंदर्य की नींव हूँ, क्योंकि मैं संस्कृति की नींव हूँ। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से भी और जीवन को समझने या जीने की दृष्टि से भी। कहते हैं बंगला में स का सच उच्चारण जैसे तालिबट श होता है, वैसे ही असमिया में ह को सभी ह हो जाता है। मतलब जितने भी स होते हैं असमिया में उसका क्या हो जाता है? ह हो जाता है। मोस्ट इम्पॉर्टेंट है दोस्तों, क्योंकि यहाँ से क्वेश्चन पूरी संभावना बनी रहती है। इसलिए शिवसागर विहंगसागर उच्चारित होता है। मतलब शिवसागर जो नाम है उसका क्या उच्चारण होता है? स का ह में उच्चारण होता है। जैसे सी है तो उसको ही में बोला जाता है। कहाँ? असमिया में।
अगे ने अपने इस यात्रा वृत्तांत में बिना किसी लाग लपेट के समग्र भारत की संस्कृति का चित्रण किया है। इस यात्रा वृत्तांत में उत्तर भारत में ऐतिहासिक एवं सांस्कृतिक विशेषताओं का चित्रण करने के साथ ही लेखक ने सागर सोवियत मेघ में मैखलित यात्रा वृत्त के द्वारा दक्षिण भारत के धार्मिक स्थलों की सांस्कृतिक महत्व को भी बताया है। क्या बताया है? सांस्कृतिक महत्व को भी बताया है। भ्रमण या देशाटन को केवल मनोरंजन नहीं मानते, मतलब केवल घूमना फिरना उनका केवल मनोरंजन नहीं होता है, बल्कि भ्रमण से एक प्रकार से विभिन्न क्षेत्रों का ज्ञान भी मिल जाता है। कहते हैं देशाटन केवल दृश्य परिवर्तन या मनोरंजन का न होकर सांस्कृतिक दृष्टि के लिए विकास में भी योग दे, यही उसकी वास्तविक सफलता है। अगे जी ने इस यात्रा वृत्तांत में असम, बंगाल, औरंगाबाद, ध्यान रखेंगे ये क्षेत्र का, असम, बंगाल, औरंगाबाद, कश्मीर, पंजाब, हिमाचल प्रदेश आदि की भूभागों का वर्णन तो किया ही है, साथ ही तमिलनाडु के अति प्राचीन मंदिरों के बारे में भी इस विषय के माध्यम से बताया है। अगे ने इस यात्रा वृत्तांत की शुरुआत महापुत्र के मैदानी भाग से शुरू कर हिमालय की दुर्गम झील में घूमते हुए एलोरा की गुफाओं में इतिहास का पता लगाते हुए अंत के हैं। मतलब अपनी यात्रा के दौरान उन्होंने लास्ट में एलोरा की गुफा का इतिहास भी इसमें वर्णन किया गया है, वहाँ की जानकारी भी इसमें प्रदान की गई है। लेखक दूसरा में जो कहता है किरण की खोज में, किरण की खोज में शीर्षक प्रारंभ में ही अपने बचपन में पढ़े गए अंग्रेजी लेखक राइडर हैगर्ड के रोमांचित उपन्यास में जल विस्तार के पार से उसका काल द्रुत वेग के आएगा पढ़कर सहम जाता है। मतलब उनके जो दोस्त की रचना है जल विस्तार के पार से उसका काल द्रुम वेग से आएगा, ये उनकी रचना का नाम है। उसको पढ़कर क्या हो जाता है? सहम जाता है। मतलब इतनी अच्छी रचना या फिर उसके विषय में इतनी चौकन्य बात उनके सामने निकल के आती है जो कि काफ़ी रोमांचित करने वाली होती है। लेखक ने जेल में दी गई यातना और पुलिस की निरंकुशता का भी वर्णन देवताओं के अंचल में उपशीर्षक में किया है। देवताओं के अंचल में तीसरा बिंदु में जो आता है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है, पूछ सकता है कि तीसरी जो उपशीर्षक है देवताओं के अंचल में उसमें किसका वर्णन है? तो पुलिस और यातना या फिर जेल में जो भी घटनाएं घटी थी उस चीज़ को यहाँ पर उसको दिखाने का प्रयास किया गया है तीसरी उपशीर्षक में। लेखक यात्रा के दौरान पंजाब के जोगिंदरनगर स्थित हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक स्कीम के केंद्र में भी चर्चा की गई है और बताया है कि यह हाइड्रो इलेक्ट्रॉनिक उहल नदी का पानी बांध कर 2 मील लंबी सुरंग बिजली घर तक जाया जाता है और उससे इतनी बिजली पैदा की जाती है जो पंजाब के कई जिलों के लिए पर्याप्त है। यह यात्रा पर लेखक के साथ उसकी छोटी बहन की भी जाना चाह रही थी। कौन? छोटी बहन, ये भी इम्पोर्टेंट है, किंतु लेखक नहीं लाए, लेकिन उन्होंने यह वचन दिया था कि रोज़ की सैर का वर्णन उसके ऊपर लिखेगा या फिर उसके लिखते हुए भेजेगा। जोगिंदरनगर से कुछ पहले चीड़ वृक्ष को देखकर लेखक के मन में अनिवर्चनीय रस उद्रेक होने लगा कि कविता के रूप में फूट पड़ी, किंतु गाड़ी के बैठे गए कई सवारियों को उल्टी करने के कारण ध्यान भंग हो गया और कविता अपूर्ण रह गई। मतलब चीड़ के पौधों को देखते हुए उनके मन में एक कविता रचना करने का मन किया था, लेकिन स्थिति ठीक न होने के कारण वह जो रचना रहती है वो अपूर्ण रह जाती है। आगे कहते हैं लेखक ने गाड़ी में लिखी कविता जो गाड़ी के हिचकोले और सवारियों के द्वारा उल्टी करने के कारण अपूर्ण रह गई थी, वो बहन को लिखे पत्र में लिखने लगा। अप ए खंड एंड डाउन ए खंड, अक्रॉस ए खंड, ए स्प्लैश इन मंड, दिस इज द वे टू कूल। मतलब उस चीज़ को बताते हैं, वर्णन करते हैं अपने बहन के चिट्ठे में, मतलब पत्र में, कि हाँ हमने ऐसा विचार किया था लेकिन ये कुछ स्थिति ठीक ना होने के कारण ये अखंड रह जाती है या टूटा हुआ रहता है या फिर अपूर्ण रह जाती है। बंगाल में डाक बंगला के पास ठहरे होटल के प्रवेश द्वार पर लेखक ने 2 बच्ची ने फूल पर हार गले में डाल दिया। लेखक ने दोनों इकनी पैसे, मतलब इकनी पैसे दिए, मतलब उस क्षेत्र का पैसा के आधार पर उन्होंने उसका कीमत दिया। इस घटना के बारे में लेखक कहते हैं कि पिछले 5 सालों में जितने अलंकार मैंने जाने थे सब लोहे के ही बने थे। मेरा जी नहीं हुआ कि पैसे देकर उधर मधुर घटना को नष्ट करूं। लेखक शिमला के मणिकर्ण तीर्थ स्थान के गर्म पानी के सोते के बारे में बताते हैं कि यहाँ गर्म पानी के कई सोते हैं जिनकी उष्णता अलग अलग है। कोई नहाने के लिए ठीक है तो किसी में चावल उबालने के जा सकते हैं। लेखक
व्यास नदी के खतरनाक सड़कों को पार करते हुए 12 बजे कुल्लू पहुँचे। कहाँ पहुँचे? कुल्लू पहुँचे। कुल्लू प्राचीन हिंदू सभ्यता का है क्या है? गंतव्य रूप है। कुल्लू की खासियत है कि यहाँ प्रत्येक कस्बे और ग्राम के अपने अपने देवता हैं और साल में एक बार अपने रथ पर बैठकर कुल्लू के रघुनाथ मंदिर में प्रतिष्ठित राम की उपासना के लिए जाते हैं। विराट देव सम्मेलन के कारण ही कुल्लू प्रदेश का नाम देवताओं का अंचल पड़ा, मतलब वैली ऑफ द गॉड्स पड़ा। क्यों पड़ा? क्योंकि वो देवताओं का अंचल है। कहाँ है? कुल्लू प्रदेश में। काफ़ी इंपॉर्टेंट है एग्जाम की दृष्टि से। लेखक कहते हैं कि कुल्लू प्रांत में व्यासकुंड, व्यास मुनि, वसंडी आदि ऋषि मुनियों के स्थान पर पांडवों के मंदिर हैं। भीम पत्नी हिडिंबा देवी भी पूजी जाती है और सबसे बढ़कर महत्वपूर्ण बात यह है कि वहाँ पर मनु ऋषि या मनु भगवान का भी एक मंदिर है। शायद भारत में यह एकमात्र ऐसा स्थान है जहाँ मानवता का स्वयंभू आदिम प्रवर्तक मंदिर में प्रतिष्ठित हो और पूजा जाता है। कुल्लू में दशहरे के अवसर पर बड़ा भारी मेला लगता है। क्या लगता है? मेला लगता है। माना जाता है कि 7 साल जाता है कि साल भर व्यापार जाता है। कुल्लू राज्य की पुरानी राजधानी में रूसी कलाकार व्योरक द्वारा स्थापित हिमालय रिसर्च इंस्टीट्यूट है, जहां रियोरिक ऑफ डायरेक्टर जॉर्ज रियोटी की देखरेख में हिमालय की भाषाओं, जातियों, लोक साहित्य आदि वनस्पति के बारे में अनुसंधान करती है। मतलब है उस क्षेत्र को जानने के लिए वहां पर वैज्ञानिक द्वारा बैठाया गया है जो कि उस चीज़ के बारीकी से रिसर्च करते हैं, जानते हैं, पहचानते हैं और उस चीज़ के बारे में जानकारी प्रदान करते हैं। मनाली नामकरण के विषय में लेखक कहते हैं कि मनाली या मुनाली या एक नाम मुनाल नामक पक्षी से पाया गया है जो काफ़ी बहुयाद में से है। मतलब उस क्षेत्र में पाया जाता है एक प्रकार की पंछी मनाली या मुनाली, जिसके कारण उसका नाम मनाली नाम पड़ा है। कहते हैं लेखक ने देवताओं के अंचल में उपशीर्षक के अंतर्गत मूलतः पंजाब और उसके कुछ प्रांत तथा कुल्लू और मनाली का वृत्तांत विस्तार में वर्णन से लिखा है। लेखक पढ़ी गई चिट्ठियों को फाड़कर कचरों में फेंकने के बजाय अपने ओवरकोट में डाल लेता था और नदी में डाल देता था। इस बारे में लेखक का मंतव्य है कि पहाड़ों के अनेक रमणीय स्थानों पर दर्शकों द्वारा बिखारा हुआ यह कचरा, फटे कागज, फलों के छिलके आदि को देखकर मेरे मन में जो भीषण अभिशाप जाग उठता है, उसी की याद के कारण मुझे कभी साहस नहीं हुआ कि कागज़ फाड़कर कहीं जहाँ फेंक दूँ कि टुकड़े हवा के उड़ कर दृश्य को बिगड़ा करे। मतलब वो लेखक की जो रहती है वो जो भी पत्र मिलता था उसको संजो कर रखती थी, क्योंकि उनको लगता था कि मनुष्य जो कि एक कचरा या एक कागज़ जो भी खाया पिया और फेंक देता है कहीं भी, इससे क्या हो जाता है? वातावरण दूषित हो जाती है। तो उस चीज़ को बचाने के लिए लेखक यहाँ पर उस कागज़ को संजो कर रखते थे। लेखक आगे कहते हैं कि देवताओं के अंचल में कुल्लू मनाली को मौत की घाटी का नाम दिया है। मतलब कुल्लू जो मनाली है वो क्या है? मौत की घाटी नाम से संबोधित किया गया है। कारण मानव को उसके प्रतिरूप सौंदर्य अपने क्षणिक स्वार्थों के लिए बिगाड़ कर रख दिया है। मतलब इतनी सुंदर है कि इसके माध्यम से वहाँ पर जो भी यात्री या फिर दार्शनिक जो जाते हैं देखने के लिए, उसको क्या कर देते हैं? वो स्वार्थ के लिए वो उसको बिगाड़ देते हैं। लेखक देवताओं के अंचल की तुलना मौत की घाटी से करते हुए कहते हैं, मैंने गांव-गांव घूमकर लोगों को देखना, उसके बारे में जानकारी प्राप्त करना आरंभ किया और मैंने देखा कि देवताओं का अंचल सचमुच आज मौत की घाटी से हुआ जा रहा है। मौत वहाँ के कोने कोने में घुसी जा रही है और उनका उत्तरदायित्व देवताओं के पर भी मानव पर है। मनाली से उत्तर पूर्व लाहौन के मार्ग में रोहतंग की जोत अथवा घाटी आती है। रोहतंग का अर्थ होता है मौत की घाटी। रोहतंग का काफ़ी इंपॉर्टेंट है। मौत की घाटी का क्या अर्थ होता है? रोहतंग का अर्थ होता है मौत की घाटी। काफ़ी इंपॉर्टेंट एग्जाम की दृष्टि से दोस्तों। आगे कहते हैं लेखक मौत की घाटी उपशीर्षक के अंतर्गत एक अन्य प्रसंग के रूप में अपने को 6 बार मृत्यु का सामना करने के लिए बारे में कहते हैं कि 6 बार आपने जो मृत्यु को समर्पित करके और फिर जीकर मैंने यही जाना कि जब आदमी अपना नहीं रहता, अपने को दे डालता है, तब वह एक मोह जो वह नहीं छोड़ पाता, अस्थायित्व जारी रखने का एक दूसरे को शब्दों में अपने नाम से मोह है। मतलब वो जीने के लिए रहता है, वो एक प्रकार से मोह जो पकड़ के उसको रहता है, बनाए रखता है। औरंगाबाद से उत्तर पूर्व 14-15 मील दूर दौलताबाद के दुर्ग के क्षेत्र से होकर जाती हुई सड़क से दुलताबाद की छोटी सी बस्ती के पश्चिम की ढलान पर इलोरे की गुफाएं हैं।
औरंगाबाद, खुलदाबाद को औरंगजेब ने बसाया था। खुलदाबाद का अर्थ होता है स्वर्ग का बस्ती। खुलदाबाद का क्या अर्थ होता है? स्वर्ग का बस्ती। एलोरा गुफा के बारे में आगे जी कहते हैं, एलोरा की गुफाएं 3 श्रेणियों में सहज ही बढ़ जाती है, मतलब 3 भागों में विभक्त हो जाती है। पहले श्रेणी में बौद्ध गुफाएं हैं पहला, दूसरा जो कि दक्षिण से आरंभ करके पहली 12 गुफाएं हैं, ठीक है। इनमें से 2, 3, 10, 11, 12 विशेष उल्लेखनीय हैं। अधिकतर गुफाएं विहार हैं, पर 10 जो कि विश्वकर्मा के नाम से प्रसिद्ध हैं और चैत्य हैं। आगे ने एलोरा उपशीर्षक में औरंगजेब की काफ़ी भत्सरना की है, मतलब उनका वर्णन किया है, उसे प्रेत तक की संज्ञा दे दी है। क्या ये पूछा जा सकता है कि यहाँ पर औरंगजेब की संज्ञा किस नाम से दी गई है? तो प्रेत नाम से दी गई है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। किसका था ये? औरंगजेब का। खुलदाबाद में औरंगजेब दफन करने के लिए भी लेखक को आलोचना की गई है, मतलब उनको जो वहाँ दफनाया गया था उस चीज़ के लिए भी यहाँ पर वो आलोचना करते हैं। मांझुली उपशीर्षक में लेखक शुभ्रा नामक किसी लड़की से विदा लेकर वापस आते हैं, काफ़ी इंपॉर्टेंट है ये पात्र जो है ना, शुभ्रा काफ़ी इंपॉर्टेंट, एग्जाम में पूरी पूछे जाने की पूरी संभावना है। लेखक कहते हैं मांझुली उपशीर्षक में असम की यात्रा का वर्णन लेखक ने किया है। यह यात्रा लघुकाय गौरव का अनुचर और मंदोज ने भी उनके साथ थे। कौन थे? मंदोज, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। असम में मांझुली ब्रह्मपुत्र के समतल मार्ग के बीच का एक द्वीप है। इसके बारे में लेखक कहते हैं संसार की किसी और नदी में 7 मील लंबा है। कितना? 7 मील लंबा है और 10 मील चौड़ा, लगभग 25,000 की जनसंख्या वाला द्वीप मैंने तो नहीं सुना है। मतलब लेखक जो उसको देखते हैं वो सबसे बड़ी जीवन का देखते हैं और उस चीज़ को देख के हैरान भी रहते हैं। मांझुली द्वीप की 22 से 24,000 की आबादी और करीब 1,000 वर्ग मील का क्षेत्रफल के लिए केवल एक सरकारी दवाखाना का होना लेखक से चिंताजनक बताया गया है। मतलब पूरे इतने बड़े क्षेत्र का एकमात्र दवाखाना एक ही रहता है। अरे यावर रहेगा याद। अंतिम उपशीर्षक बहता पानी निर्मला, इसमें भी असम का वर्णन है, काफ़ी इंपॉर्टेंट है। बहता पानी निर्मला का किसका वर्णन है? तो निर्मला का। लेखक ने बताया है कि असम में सोना या स्वर्ण बहुत से नामों में है, सुवर्णी, सोना, भराली आदि, और असम कभी सोनार असम और अर्थात सोने का असम कहलाता है। लेखक ने यात्रा वृत्तांत के सबसे अंतिम में शिव सागर की चर्चा की। किसकी? शिव सागर की चर्चा की है, जहाँ वे रात में पहुँचते हैं। यात्रा वृत्तांत के अंत में लेखक अपने यात्रा अनुभव के बारे में कहते हैं। क्या कहते हैं? नक्शे में अब भी देखता हूँ, वास्तव में जितनी यात्राएं स्थूल पैरों पर करता है उससे ज़्यादा कल्पना के चरणों से करता है। लोग कहते हैं कि मैंने जीवन का कुछ नहीं बनाया, मगर मैंने प्रसन्न हूँ और किसी भी ईर्ष्या से नहीं करता। आप भी अगर इतने ही खुश हो तो ठीक, तो शायद आप अपने में मेरा नुक्खा जानते हैं। कहते हैं कि मैं ना अमीर हूँ, ना गरीब हूँ, ना किसी को सताता हूँ, ना किसी को चिढ़ाता हूँ, लेकिन अपने जीवन में काफ़ी खुश भी हूँ। क्या है? मैं अपने जीवन में काफ़ी खुश भी हूँ क्योंकि मैंने संतोष करना सीखा है। आप भी अगर इतने ही खुश होते हैं, मतलब कहता है कि आप भी अगर खुश हैं तो ठीक है, शायद आप पहले मेरा नुक्खा जानते हैं। नहीं तो मेरी आपको सलाह है जनाब, आप ना बोरिया बिस्तर समेटिए और ज़रा चलते फिरते नजर आइए। यहाँ आपका अपमान नहीं है, एक जीवन दर्शन का निचोड़ है। क्या है? जीवन दर्शन का निचोड़ है। रमता राम इसलिए कहते हैं कि जो रमता नहीं वह राम नहीं, टिकना तो मौत है। ये काफ़ी इम्पोर्टेंट है। इस रचना से अगर हम इनकी प्रमुख रचनाओं या कथन को देखें तो कहता है देवताओं के समुद्र मंथन से जैसा सर्वश्रेष्ठ उपलब्धि अग्नि की हुई है, उसी प्रकार मानव मन रूपी महासागर के मंथन से जो श्रेष्ठ नवनीत प्राप्त हुआ है वह है चक्राकार की उद्भावना। क्या है? चक्राकार की उद्भावना, काफ़ी इंपॉर्टेंट है दोस्तों। जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा, जैसा मुरीद होगा वैसा ही पीर होगा, उससे बड़ा कोई कहाँ आएगा। या यावार को भटकते 40 बरस हो चले, किंतु यह बीच ना तो पैरों तले घास जमने दे सका है और ना कुछ ठाठ जमा सका है, ना क्षितिज को कुछ निकट ला सका है। देवता भी जहाँ मंदिर में रुके कि शिला हो गए, और प्राण संचार के लिए पहली शर्त है कि गति और गति और गति, मतलब वो हमेशा यात्रा करते रहे। देश की प्रत्येक सीमा तीर्थ होती है। देश की प्रत्येक सीमा क्या होती है? तीर्थ होती है, नहीं तो देश पुण्य भूमि कैसे होता। पर आपने ही तो तीर्थ तक जाने के लिए परदेशी सत्ता के अन्य प्रतिनिधि का मुंह जौना जैसे चुभता है उसे भुक्तभोगी जानते हैं। अब जानता हूँ कि जल के साथ जीवन के बहुत से अनुभव, कुछ प्रिय कुछ अप्रिय,
सभी स्मरणीय संबंध है, मतलब जीवन में जितने भी उनसे मुलाकात हुई, जो भी यात्रा में मिले, सभी कुछ पुण्य हैं, कुछ अप्रिय हैं, कोई स्मरणीय रहेगा, कोई अस्मरणीय रहेगा। अपने धर्म का विवेकपूर्ण अनुसरण ही सच्ची ईसाईयत है, मतलब ईमानदारी है। भुट्टो को आकर्षण विवाद के आकर्षण से बढ़कर होता है। फिर आना वास्तव में कभी होता ही नहीं, क्योंकि काल की दिशा में लौटना कभी नहीं होता। प्रत्येक आना या नया आना होता है। घटना की आवृत्ति होती है, अनुभूति की नहीं। अनुभूति की आवृत्ति पुनरावृत्ति के संस्मरण में है। मोस्ट इम्पोर्टेंट है, एग्जाम में पूछी जा सकती है। स्मरण पुलिस का विभाग समाज की रक्षा के लिए, शांति की स्थापना के लिए बना है, बात सही है। लेकिन जब जब उससे वास्ता पड़ा है तब तो उसने अपमान की आग में जल उठा हूँ, क्योंकि पुलिस उसको जेल में जब डाली थी तो जनता सेवा के लिए होती है पुलिस, लेकिन उसमें क्या होता है, अत्याचार करती है पुलिस जनता पर। तो इस चीज़ को वो व्यंग के माध्यम से दिखाने का प्रयास करते हैं। साधना का एक अहंकार भी होता है जो साधना ले डूबता है, क्योंकि जहाँ अहंकार का विसर्जन नहीं होता वहाँ विनय नहीं, और जहाँ विनय नहीं वहाँ साधना कैसा हो सकता है। ईश्वर की क्षुद्रतम रचना आगे विनय होना ही ईश्वर के आगे विनय होना है। ढर्रे का चलना तो सनातन है, और इस सनातन तत्व की सहज अनुभूति है विश्व मैत्री और जीवोदय रहस्य है। तो ये था दोस्तों आज का मोस्ट इम्पॉर्टेंट और यूनिट 10 की अंतिम सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट रचना एग्जाम की दृष्टि से। उम्मीद करते हैं ये दोस्तों आप भली बात नोट करते हुए जा रहे हैं और साथ ही साथ समझने का भी कोशिश करते हैं। अगर ये कहीं दिक्कत होता है तो ज़रूर आप लाइक, कमेंट एंड सब्सक्राइब कर दें और अपनी राय ज़रूर प्रदान करें, ताकि बेहतर वीडियो लाकर आप सभी के बीच में एक मुहिम या एक परीक्षाओं को ध्यान में रखते हुए हम लोग परीक्षा पास कर सकें। मिलेंगे दोस्तों जल्दी एक नए वीडियो के साथ, तब तक के लिए थैंक यू।